10 के लिए यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अंशाल शुरू होने वाला है। तो पीछे से देखना, शायद ये अग्रवाल का या राजीव का अंशाल है। पीछे से चालू करें 2023 का सेट 7। तो आप सभी लोग इसको देखें और सॉल्व करें और दूसरे भी बच्चों को शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आए तो। ठीक है, चलो देखो। चलो बच्चों देखो, ये 2023 का सेट 7 है, कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, सहअभाज्य संख्याओं को युग्म बताओ। सहअभाज्य संख्याओं का युग्म बताना है बच्चों। ऑप्शन में क्या क्या दिया देखा, देखो 8, 25 और दिया है तुम्हारा 5, 15 और दिया है 7, 21 और बेटा दिया है 31, 91। इन चारों में आपको बताना है कौन सा जोड़ा सहअभाज्य संख्याओं का है, कौन सा युग्म। तो सहअभाज्य संख्या क्या होती है पहले समझो। ऐसा युग्म जिसमें दोनों का मासा एक हो, वो युग्म सहअभाज्य संख्या होता है। देखो इसमें इसका मासा एक नहीं आएगा, इसका मासा कैसे निकालोगे आप, कॉमन। दोनों के फैक्टर में जो कॉमन हो वही मासा होता है। जैसे 5 पन्ना लिखा है तो 5 को लिखेंगे 5 × 1, 15 को लिखेंगे 5 × 3। तो इसका मासा दोनों में कॉमन 5 है ना, तो इसका मासा 5 है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसका देखो, इसको 7 × 1 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 7 × 3, इसका भी मासा 7 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। इसको 31 × 1 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 31 × 9। अब देखो 31 इसमें भी आ रहा है, इसमें मतलब तीनों में कोई आंसर नहीं आ सकता। कौन सा ये 18 का, देखो 18 को हम लिखेंगे 6 × 3 या 2 × 3 ये फैक्टर बनेंगे। 18 के 25 के क्या बनेंगे, 25 के 5 × 5 बनेंगे। दोनों में कोई कॉमन नहीं है, इसलिए इसका मासा क्या होगा, मासा आपका होगा 1। तो यही पहला आंसर सही है बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन, अगला देखो बच्चों, अगला दूसरा कह रहा है 144 के अभाज्य खंडों का की घातों का योग बताओ। 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताना है बच्चों। तो 144 के गुणनखंड बनाओ, इसको हम लिख सकते हैं 12 × 12, 12 12 में 140 होता है। इसको लिख सकते हैं 4 × 3, 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते 2 × 2 × 3, तो 3। तो देखो 2 के पावर यहाँ पे हो गया 2, 2 ये 2 के पावर 4 इंटू ये हो गया 3 के पावर 2 और 2 के पावर 4, हाँ तो ये हो गया देखो 4 2 6। इसका घातों का योग कह रहा था, इसमें घात 4 है, इसमें घात 2 है, तो 4 + 2 = 6 आंसर आएगा बच्चों। इसमें कौन सा सही है, बी नंबर सही है। तीसरा देखो, तीसरा 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑप्शन वाले आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे बच्चों, इसलिए कह रहे हैं कि देखो पहले ऑब्जेक्टिव 20 देख लो। तो कई पार्ट में, 3-4 पार्ट में वीडियो आपको आएगा 10-10 मिनट 15-15 मिनट का, आप लोग देखते रहना। चलिए देखिए इसमें क्या है, यम के किस मान के लिए कह रहा है, यम के किस मान के लिए x - 2y = 3 और दिया है 3x + यम y = 1 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कंडीशन देखो, अद्वितीय हल में हमने आपको बताया था, जब एक रेखा दूसरी एक रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो होता है अद्वितीय हल। इसे कंडीशन होती है a1/a2 does not equal to b1/b2। अद्वितीय हल में कंडीशन does not equal to, देखो a1 का मान कितना है यहाँ पे a1 का मान देखो, तुलना करते हैं हम यहाँ पे इसकी तुलना करते हैं a1x + का b1y + का c1 = 0 से। इसकी तुलना करेंगे हम a2x + का b2y + का c2 = 0 से। देखो a1 बराबर यहाँ पे 1 है बेटा और b1 बराबर -2 है। a1 b1 से केवल हमको मतलब है। यहाँ भी देखो बेटा क्या है, a2 बराबर क्या लिखा है 3 और b2 बराबर क्या लिखा है यम। यहाँ पे मान रखो, यहाँ पे रखा 1/a2 का मान क्या है बेटा, देखो 3 does not equal to b1 का मान क्या है, b1 का मान -2 है बेटा और इसका मान यम है। मल्टीप्लाई 3 गुणा करोगे तो यम बराबर आ गया यम does not equal to 3 × 6 -6 बच्चों। देखो कौन सा आंसर आ रहा है यार, आपका
सी नंबर। तीसरे का तीसरा सही बच्चों। आगे देखेंगे सभी लोग, आगे देखो, आगे कौन सा है बेटा? आगे कह रहा है इसका चौथा, देखो चौथा क्या है? 2x प्लस का 3y इक्वल टू 18 और एक दिया बेटा x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये समीकरण देना का हल पूछ रहा है, हल इसमें x y के मान पूछ रहा है। एक तो जो ऑप्शन में दिया है x y का मान, या तो रख के चेक कर लो, दोनों पक्ष बराबर है वो सही है, नहीं तो आप इनको हल करो। देखो इसमें 2x, इसमें x है, इसमें 3 है, इसमें 2, गुणांक बराबर नहीं तो गुणांक बराबर करके आप विलोपन विधि से हल कर लो इसको। इसमें 2 को मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2x माइनस को 4y इक्वल टू 4। अब देखो x या y दोनों में से कोई एक का गुणांक आपको इक्वल करना होता है और इसको घटाना या जोड़ना होता है, इससे आपका आंसर आएगा। देखो दोनों में सेम चिन्ह हो तो हमेशा घटाना, यहाँ पे दोनों में सेम चिन्ह है तो ये माइनस, ये हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, तो हो जाएगा 4 3 का 7y बराबर 18 में 4 गया, 14 4 18, तो y बराबर आ जाएगा 7 दूना 14, y बराबर बेटा 2 आ गया। 2 आप रख दीजिए इसमें, y इसमें से किसी में रख दीजिए, y बराबर 2 रखेंगे तो x माइनस का 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2, तो x माइनस का 4 इक्वल टू 2 यहाँ पे जुड़ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 6, x बराबर 6, y बराबर 2। बेटा देखो कौन सा ऑप्शन है? y बराबर 2, x बराबर 6, पहला ही देखो, चौथे का पहला सही है। आप लोग देख लेना। ये 2023 का सेट 7 पढ़ा रहे हैं हम, सबसे पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बच्चों अगला कौन सा है? अगला पांचवा कह रहा है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए ब्रैकेट में x प्लस का के y इक्वल टू 1 तथा इसमें और है बेटा के एक्स प्लस का y इक्वल टू के स्क्वायर। अनेकों हल पूछ रहा है, अनेकों हल में कह रहा है अनेकों कब से? जब एक रेखा उसी के ऊपर से गुजर जाए, जिसको हमने बोला था संपाती। क्या बोला था? संपाती। तो ये अनेकों जगह टच करेगी इसको, तो ये होता है संपाती, मतलब अनेकों। इसकी कंडीशन बेटा क्या होती है? इसकी कंडीशन होती है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। देखो बच्चों यहाँ पे देखो a1 इस कंपेरिजन करेंगे हम, यहाँ पे -1 इधर पक्षांतर करो, -1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, यहाँ पे पक्षांतर करो माइनस के स्क्वायर बराबर इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, यहाँ पे a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। देखो a1 बराबर क्या है? यहाँ पे a1 बराबर 1 है, x गुणा 1 लिखा है, b1 बराबर क्या है यहाँ पे बच्चों? k है। यहाँ पे a2 बराबर क्या है? k है। p2 बराबर क्या है? 1 है। यहाँ पे रख दो। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है यहाँ पे k का मान निकालना है। तो a1 का मान है 1 अपन a2 का मान है k इक्वल टू b1 का मान है k और b2 का मान है 1। तो एक गुना करो इसका दूसरा गुना, तो k स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा और k बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1। देखो कौन सा सही है? आपका दूसरा, पांचवें का दूसरा सही है बेटा। देखो पांचवें का दूसरा सही है, पांचवें का दूसरा। अगला देखो, अगला बच्चों देखो, अगला आप देखो ध्यान से। अगला क्या है इसमें? ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 बराबर 1/7। तो x का मान पूछ रहा है, तो x का मान या x का मान पूछ रहा है। तो ये गुणा बच्चों जानते हो हम लोग, इसका गुणा नीचे वाले का उधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, 7 के 7 हो जाएगा। यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई किसी संख्या वही रहेगी संख्या x स्क्वायर माइनस का 2, ये माइनस का पसंद करने इधर प्लस में आएगा, तो 7 प्लस का 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 7 2 9 हुई थी, एक्स स्क्वायर बराबर 9 और x बराबर आ गई प्लस माइनस 3। आंसर बेटा देखो x और प्लस माइनस 3 आ रहा है। हाँ सी नंबर सही। देखो छठवें का सी, छठवें का सी। देखो छठवें का सी आ रहा है। सातवां देखो बच्चों, सातवां क्या है? सातवां क्या है? व्यास AB। व्यास AB के वृत्त का केंद्र देखो, एक व्यास AB है, ये मान लो बेटा वृत्त है, इसका व्यास है ये AB, यहाँ पे कोई केंद्र है, इसको मान लो O। व्यास AB के वृत्त का केंद्र निर्देशांक दिए हैं 2,-3 बेटा कोऑर्डिनेट दिए हैं, और B के निर्देशांक क्या दिया हुआ है? दिया है 1,4। तो एक का निर्देशांक मान लो कि पूछ रहा है। देखो जब कोई रेखाखंड होता है उसके मध्य
मध्य का बिंदु निर्देशांक को चाहिए, ए दिया हो या बी दिया हो, इसको मानते हैं x1 y1, ये x2 y2 और ये वाला पॉइंट मानते हैं x, y। जब मध्य बिंदु को निर्देशांक चाहिए, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है मध्य बिंदु। बात ये याद रखना, जब ये बिंदु कहाँ पे हो, दोनों के मध्य में हो। ये वाला केंद्र कहाँ पे होगा, दोनों के मध्य में होगा नहीं, ये पूरी रेखा खंड के व्यास का मध्य बिंदु का निर्देशांक केंद्र होता है। इसमें फार्मूला कौन सा लगता है, देखो यक्स वाला जो पॉइंट बीच वाला निकलता है x1 + x2 बटे 2, x1 + x2 बटे 2। जो y बराबर बच्चों निकलता है y1 + का y2 बटे 2। मतलब पहले वाले जोड़ के 2 का भाग दोगे तो ये पहला कोऑर्डिनेट x का मान निकलेगा, दूसरे को जोड़ के भाग दोगे तो y का मान निकलेगा। यही फार्मूला, इसको हम फार्मूला मध्य बिंदु वाला बेटा देखो, इसको मान लो आप x1 y1, इसको मान लो x2 y2, इसको मान लो x, y। तो देखो x बराबर x1 + x2 बटे 2, x1 का मान x1 है प्लस x2 का मान 1 है और बटे 2। ये देखो x1 + x2 बटे 2। अच्छा हाँ, x बराबर x का मान देखो दिया है 2, x अभी यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x1 + का 1 = आ जाएगा 4। ये उधर जाएगा तो बेटा x1 बराबर आ जाएगा 4 - का 1, x1 बराबर 3। x1 बराबर कितना आया 3। चलो x1 का मान निकला है कि ये x1 का मान 3 निकला, y1 का मान है तो यहाँ पे y1 + y2, y1 + का y2 बटे 2 बराबर y के होगा -3 का। -3 का मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे 3 तो नहीं 6, तो y1 + का 4 = -6, तो y1 बराबर बेटा -6 और -4, तो y1 बराबर 6 4 10 -10 आंसर आ रहा है। तो 3 का -10 केंद्र के निशान बेटा 3 का -10 निकल आया। आपको लोगों समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आगे और देखो बेटा कौन सा नंबर था ये था 7वां। अब हम निकालेंगे 8वें का। देखो 8वें का परीक्षा के बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे, 60 पन्ना आप लोग प्रारंभ कर दीजिए। चलो देखो ये कौन सा बेटा, ये है आपका 8वां नंबर। 8वां में क्या है 3x² इक्वेशन दी हुई है और प्लस माइनस का 12x प्लस करके -12x और प्लस करके = 0 के मूल बराबर हो। तो ठीक है, मूल बराबर हो, इसे ध्यान देना, मूल बराबर। जब मूल बराबर कहे तो यक्स मान पूछ रहा है। मूल बराबर के लिए हमने आपको बताया था b² विविध कर -4ac बराबर 0। मूल बराबर कंडीशन ये होती है, विविध कर का मान क्या होता है 0। तो b² देखो बेटा यहाँ पे तुलना करोगे ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से। तो एक जगह क्या लिखा है x² गुणांक 3 है, यहाँ पे a है तो a बराबर 3, b बराबर बेटा -12 है यहाँ पे देखो, और c बराबर k है। तो देखो b² मतलब -12 का स्क्वायर का 4a का मान बेटा 3 × c का मान k = 0। 12 का 144 माइनस का 4 3 12 × k बराबर 0। देखो ये माइनस में जाएगा बेटा, वो साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 12 के इक्वल टू इधर प्लस का 144 बचेगा। 12 का भाग 12 12 144, के बराबर क्या आ गया आपका, के बराबर बच्चों आ गया 12। समझ में आ रहा है कि नहीं, के बराबर 12 निकाल दो फिर यही बात ना। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें दिया गया है दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु अमाप आवश्यक रूप से समान न कहलाती हो। देखो आकृतियां जिनके आकार समान हो, दिखने में आकार क्या है बिल्कुल समान है, बात समझो, ये व्रत है ये व्रत है। जिनके अमाप आवश्यक रूप से समान न हो, अमाप में समान न हो तो ऐसी आकृतियां क्या होती हैं, ऐसी आकृतियां होती हैं समरूप आकृतियां। देखना त्रिभुज में समरूप होती है, सर्वांशम में वहां पे भी समान होती हैं और आकृतियां भी समान होती है। अगर ये सेम जिस त्रिज्या इसकी 5 है इसकी भी 5 है तो ये वाला हो जाएगा सर्वांशम। ये व्रत ये भी है, व्रत ये भी है, मान लो इसकी त्रिज्या 5 है इसकी 10 है तो ये दोनों हो जाएंगे, ये हो जाएंगे समरूप, ये हो जाएंगे सर्वांशम। अगला देखो इसमें कह रहा है ये दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं, दो समरूप त्रिभुज मान लो, ये त्रिभुज एक त्रिभुज, ये संगत भुजाओं का अनुपात, इसका अनुपात 3
ये मान लो ए बी सी है और इसका मान लो पी क्यू आर है। तो बच्चों प्रमेय देखना हो त्रिभुज त्रिभुज जब हमने पढ़ा था तो प्रमेय बताई थी। प्रमेय क्या होती है? संगत भुजाओं दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब अगर हम त्रिभुज को ए आर से करते हैं, मतलब ए आर त्रिभुज ए बी सी बटे ए आर त्रिभुज पी क्यू आर निकालेंगे तो आएगा इसकी संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग, मतलब ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बच्चों होगा क्या? बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर। ये प्रमेय हमने बताई थी जो हमने ट्रायंगल पढ़ाया था। ए सी अपान पी आर का होल स्क्वायर बच्चों देखो यहाँ पे ए बी अपान पी क्यू। तो ए बी यहाँ भुजाएं दी गई हैं तीन, मान लो ये तीन दी गई ये 4 3 अनुपात 4 दिया है सीधे डायरेक्ट रख दो। 3/4 का होल स्क्वायर करोगे आप तो संगत त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आ जाएगा? 9/16 4 9/16 आंसर आ रहा होगा। 9/16 सॉरी नहीं 3 5 बच्चों मिस्टेक 3 5 है 3 5 क्वेश्चन में 5 दिया हुआ देखो आप लोग। तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9 5 का वर्ग 25 तो 9/25। समझ में बच्चों 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब 11वें नंबर पे आइए आप लोग। ना समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में उसको समझ लिया करो। फिर भी ना समझ तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, तेजी पढ़ा रहे हैं, धीमे पढ़ा रहे हैं, कहाँ पे गलतियां हो रही हैं आप लोग बताइएगा। ठीक 11 नंबर बच्चों देखो 11 नंबर क्या कह रहा है? यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तो त्रिभुज होगा कैसा है? तो वो त्रिभुज की भुजाएं बच्चों दी गई हैं। ये मान लो त्रिभुज है, इसकी एक भुजा 3 है, एक भुजा 4 है, एक भुजा 5 है। और कह रहा कौन सा त्रिभुज है? तो यहाँ पे देखो कि दो भुजाओं के वर्गों का योग किसी एक भुजा के वर्ग के योग के वर्ग के बराबर है क्या? अगर ऐसा है तो वो होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में होता है, आपने पढ़ा होगा कि कर्ण आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखना ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री टाइप से देखो, ये सबसे बड़ी भुजा 5 मान ली, छोटी ये 3 मान ली। ये अगर ये फॉलो कर रहा है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर बच्चों कर्ण स्क्वायर, अगर ये नियम फॉलो हो रहा है तो ये समझ लो कि समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण। देखो आधार मान लो यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस लंब मान लो 4, यहाँ पे 4 का स्क्वायर बराबर ये देख 5 का स्क्वायर। तो बच्चों 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16, इधर देखो 5 का वर्ग 25, इधर 25 इधर भी 25, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो से आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर का वर्ग दोनों का एक कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। कब? जब वो त्रिभुज कैसा हो? समकोण त्रिभुज। बच्चों देखो समकोण त्रिभुज में कौन सा है? पहला ऑप्शन सही है बच्चों। अब अगला देखो 12 नंबर। 12 नंबर देखो बच्चों, 12 नंबर ध्यान से देखो। 12 नंबर क्या कह रहा है? 12 नंबर देखो, समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। बच्चों देखो समरूप त्रिभुजों के परिमाप दिए हुए 10 सेंटीमीटर और 15, जैसे भुजाएं दिए थे उसी प्रकार परिमाप क्या होता है? त्रिभुज की भुजाओं का योग दिया हुआ है। तो क्षेत्रफलों का बात पूछ रहा है तो वही लगा दो आप लोग। एरिया हमने अब बताया त्रिभुज एबीसी बताया था, तो त्रिभुज मान लो एक पी क्यू आर एक एबीसी, एरिया त्रिभुज पी क्यू आर जैसा हमें बता रहा हूँ। तो इसमें त्रिभुज भुजाओं जो है परिमाप, तो भुजाओं परिमाप की तो भुजाओं का योग होता है। इसमें क्या दिया है? 10, तो 10/15 का होल स्क्वायर कर दो बच्चों। तो 10 5 × 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 3 का होल स्क्वायर। 5 से 5 बेटा कट जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। बेटा आंसर आ जाएगा 4/9। देखो आ रहा है ऑप्शन। देखो बी नंबर 12 का बी आ रहा है आप लोगों का। देखो अब देखो बेटा 13 नंबर देखो, 13 नंबर tan थीटा बराबर 8/15 तो कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए।
tan थीटा बराबर 8/15। तो कौशिक थीटा का मान बच्चों ज्ञात करना है। तो आपने लाल बटे कक्का पढ़ा होगा त्रिभुज में, ट्रिग्नोमेट्री में। तो बेटा ध्यान से देखो, हमने आपको बताया लाल बटे कक्का। सरसमकाओं से नहीं निकालना आप लोगों को, ये याद रखना। सरसमकाओं से तुम्हारे नहीं, इंटर में हो। लाल बटे कक्का तो लंब बटे बेटा कण, ये होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार काय में होता है, tan में। तो इससे हमारा लंब दिया हुआ है 8, आधार दिया हुआ है 15। बात समझ लो, लंब बटे आधार किसमें होता है, tan में। तो 8/15 दिया हुआ है, हम कण निकाल लेंगे। तो इसको मान लो ABC मान लो। तो कण निकालेंगे तो AC² बराबर 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। तो कण निकल आएगा बेटा कितना, 15 होता है 225, 8 का वर्ग 16। जोड़ोगे बेटा क्या आ जाएगा, AC² बराबर शायद 256 नहीं आएगा क्या देखिए कितना है। 15 होता है 225, 8 का वर्ग 64, सभी गलत हो रहा है। 8 का वर्ग 64 जोड़ोगे तो आएगा कितना, 289 आएगा बच्चों। कितना आएगा, 289। देखो 5 4 9, अच्छा 2 8, 289। AC² बराबर बेटा AC बराबर आ जाएगा 17, क्योंकि 17 का वर्ग 17 का होता है वर्ग, 289 वर्गमूल लेंगे तो 17 बाहर आ जाएगा। तो AC कितना आ गया, AC आ गया 17। अब देखो बेटा हमको साइन थीटा तुम्हें मालूम होगा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कण। तो लंब कितना है 8, कण कितना है 17। लेकिन हमको निकालना है कॉसेक। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, यानी कि साइन थीटा बराबर 17 है तो कॉसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 17/8। यहाँ पे हमको साइन निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि साइन कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लंब बटे कर्ण होता है क्या, साइन। तो कर्ण बटे लंब क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है कॉसेक थीटा। तो 8/17 बेटा आंसर आ रहा है। 8/17 होता है 13। देखो 13 का बी नंबर। 14 नंबर बच्चों देखो, 14 नंबर देखो, 14 नंबर क्या करें बेटा, 14 नंबर दिया है 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा का मान हमको निकालना है। देखो बहुत आसान है बेटा, 2 cos थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम निकालेंगे तो cos 3 थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/2। देखो cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2 लिखा है। अब यहाँ पे देखो cos लिखा है, यहाँ पे 1/2। तो ये देखो cos में 1/2 कितने का होता है, तो cos 60 का होता है बेटा। कितना होता है, cos 60 का 1/2 होता है। देखना आप लोग याद करने ला मान, जहां तक आप लोगों को याद होंगे। cos cos कैंसिल, 3 थीटा इक्वल टू आ जाएगा बेटा 60 बटे, cos cos कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर आ जाएगा 60/3। तो 20×3 = 60। तो थीटा कितना है बेटा, थीटा 20 आपका आंसर होगा। देखो 20 कहीं लिखा है, हाँ 20 है तो सी नंबर। देखो 14 का तीसरा सही है, 14 का तीसरा ठीक है। चौदह का तीसरा बच्चों है। अब देखो 15 नंबर क्या कह रहा है बच्चों, 15 में दो वृत्तों की परिधियां, दो वृत्त बनो मान लो, ये एक ये दो वृत्तों की परिधियां, इसकी त्रिज्या मान लो स्मॉल r1, इसकी स्मॉल r2 मान लो। परिधियों का अनुपात, इसका परिधि क्या हो जाएगा, परिधि होता है 2πr, इसकी 2πr1 हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएगी 2πr2 हो जाएगी। अनुपात दिया बेटा, अनुपात मतलब दोनों को भाग दे दो। तो 2πr1 और बटे 2πr2 इक्वल टू बेटा क्या दिया है, देखो 3/2 दिया है, 3/2। 2π से 2π कैंसिल, त्रिज्याओं का अनुपात निकाला है r1/r2 3/2। इसको ध्यान से देखो, क्षेत्रफलों का अनुपात, इसका क्षेत्रफल होगा πr1², तो इसका होगा πr2²। दोनों का अनुपात बता, दोनों को डिवाइड करो, πr1², इसका बटे πr2²। पाई से पाई कैंसिल, r1² बटे r2²। स्क्वायर कर दो r1/r2 को, मान लो अगर स्क्वायर करोगे तो 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4 बेटा। 9/4 आंसर आ रहा होगा। 9/4 कौन सा है, लास्ट वाला देखो, लास्ट में आंसर आ रहा है 9/4 आ रहा है ना। यदि एक समान त्रिज्या r के अर्धगोलों, यदि एक समान त्रिज्या स्मॉल r, एक समान त्रिज्या स्मॉल r के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाए,
जाता है तो ठोस से बने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो यदि एक समान त्रिज्या स्मॉल आर के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है, मतलब दो अर्धगोल है बेटा एक समान त्रिज्या के, और समझो दोनों की त्रिज्याएं क्या है, स्मॉल आर है। यदि एक समान त्रिज्या स्मॉल आर के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो उस पर बने ठोस का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठोस का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब दोनों को जोड़ा जाता है, दोनों को जोड़ करके एक गोला बन जाएगा, तो ठोस का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो मिलकर एक गोला बन जाएगा, गोले का वक्रपृष्ठीय 4πr² होता है। देखो इसमें कौन सा सही है, पहला। दोनों को जोड़ तो एक गोला बन जाएगा, सेम त्रिज्याओं का। और ठोस गोले का जो होता है बेटा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आसपास का होता है 4πr² होता है। देखो पहला सही है 4πr²। अगला देखो, अगला बच्चों कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय वृत्त की माप नहीं है। तो आप लोग इसको याद कर लेंगे बेटा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप देखो माध्य बहुलक माध्यिका सब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, लेकिन जो इसमें मानक विचलन दिया है यही इसमें सही है। मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होता। ये परीक्षा में बहुत बार बेटा पूछा गया, इसको याद कर लेना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, अगला बेटा देखो, अगला कह रहा निम्नलिखित में से कौन नहीं मानक विचलन। अब 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या को समांतर माध्य, 1 से 9 तक बेटा, 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य पूछ रहा है। 1 2 3 9 इनका समांतर माध्य पूछ, समांतर माध्य होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। 1 से 9 तक का है, मान लो समांतर माध्य बेटा 1 बार बराबर होता है पदों का योग। 1 बार बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो बच्चों पदों का योग निकालो, कितने पद है, 9 पद है, 9 का भाग दो, आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों को देखो संख्याएं कम है तो आप लोग योग कर सकते हैं, नहीं तो इसका देखो ये जो इनका क्रम अगर इनका अंतर समान है तो वो समांतर श्रेणी होता है, समांतर श्रेणी योग का फार्मूला लगा दो, उससे योग निकाल सकते हो आप लोग। आपके हाई स्कूल में श्रेणी पढ़ाई गई है, तो जब इनका अंतर समान हो तो वो होता है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के योग फार्मूला लगा के आप योग निकाल सकते हैं, जितने पद हो यम से निकाल सकते पद उनके भाग समांतर मान निकाल सकते हैं। तो इसको आप लोग देखो, या तो योग करके ऐसे निकाल लो, या तो आप लोग इसको स्वयं कर लेना। इनको सबको जोड़ना, जोड़ के 9 का भाग दे देना, आपको बच्चों आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग खुद से करना इसको। अगर ऐसे ना मान लो आप लोग 9 तक संख्या दी आप लोग जोड़ लेंगे, भाग दे देंगे, लेकिन ज़्यादा संख्या मान लो आ जाएगी 100 तक आ गई तो कैसे, 100 तक आ जाएगी तो कैसे हल करोगे। तो हमने आपको बताया जब अंतर दोनों का समान होता है तो होती है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में पदों का योग का फार्मूला होता है समांतर श्रेणी पदों का योग साथ बेटा आता है n बराबर n/2 इसके बाद 2a प्लस का n-1 इंटू डी। ठीक है, और n निकालने का फार्मूला तो n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये लगा सकते हैं। ये फार्मूलों का यूज करके भी आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो वरना आप जोड़ना, सबको जोड़ने के बाद संख्या कितनी थी भाग दे देना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला कह रहा है, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है ये किसी बारंबारता के बंटन माध्यिका 16 दी गई। देखो बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माध्यिका संख्याएं बदल सकती है, पर इस टाइप का सवाल आपकी परीक्षा में जरूर आएगा बच्चों, बहुत ध्यान से नोट कर लेना इसका। माध्यिका कितनी है, माध्यिका बच्चों 16 दी गई है। माध्य कितना दिया गया है, माध्य बेटा दिया गया है, माध्य 15 दिया गया है। तो बहुलक पूछ रहा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बेटा आपके परीक्षा में आना ही तो आना है, निश्चित आना है, कन्फर्म। तो आप लोग इसका फार्मूला देखो बुक में नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग इसका फार्मूला लिख लें और इससे संख्याएं बदलेंगी, पर सवाल इस टाइप का जरूर आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको फार्मूला को आप नोट कर लेना बेटा। बहुलक बराबर होता है
3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य, क्या होता है बेटा, 3 माध्यिका माइनस बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य। ऐसा क्वेश्चन आया बच्चों, माध्यिका बहुलक माध्य तीनों से कोई एक दो दिए होंगे, एक पूछ रहा होगा, इस फार्मूला का आप यूज करेंगे। तो बहुलक बेटा, बहुलक बराबर बहुलक इनको ज्ञात करना है। देखो तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका, माध्यिका कितनी है 16 माइनस का 2 माध्य कितना है, माध्य है 15। 16 थे 48 बच्चों, 15 दूना 30, आपका आ जाएगा 18। बहुलक कितना आया 18, ये आपका आंसर रहा। देखो इसमें 18 है कहीं, देखो 19 का दूसरा नंबर है, दूसरा सही है, ठीक है 18 बच्चों। अब देखो बेटा ये क्या है, ये 19 20 नंबर, देखो लास्ट वाला है 20 नंबर। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी, ऑप्शन वाला लास्ट क्वेश्चन बेटा 20 नंबर। देखो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका, प्रथम 10 संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 डॉट 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 10, इनकी माध्यिका निकालना है बेटा। तो माध्यिका के भी आप लोग प्रथम 10 संख्याओं का है तो माध्यिका निकाल लें, तो माध्यिका का भी आप लोग फार्मूला नोट कर लेना। माध्यिका में करना क्या, तो क्या होता है बेटा, सबसे पहले माध्यिका में आपको या तो अवरोही क्रम में या तो आरोही क्रम में आपको संख्याओं को लिखना होगा सबसे पहले, माध्यिका ज्ञात करने के लिए। ये आप लोग को याद कर लेना। इसके लिए माध्यिका होती है जो मध्य वाली वैल्यू होती है वही माध्यिका होती है। देखो जब संख्या सम हो तो उसका ज्ञात करने का फार्मूला दूसरा होता है, और जब विषम हो तो उसका फार्मूला दूसरा होता है। तो बच्चों आप लोग इसको नोट कर लें। यदि यदि माध्यिका फार्मूला, यदि संख्या सम है, यदि संख्याएं संख्या कैसी है सम है, तो फार्मूला माध्यिका बेटी होगा यम बराबर बेटा होता है क्या, यम बराबर होता है यम बराबर माध्यिका का, अच्छा माध्यिका कह रहा है, यदि संख्याएं सम है तो होता है n प्लस 1 बाई 2वां पद प्लस का n बाई 2वां और बटे 2, पूरे का मतलब वहां पद। जब संख्या कैसी है सम, जब संख्या कैसी है तो संख्या सम है, माध्यिका निकालोगे m बराबर n प्लस 1 बाई 2वां पद होता है, n बाई 2 n बाई 2 प्लस 1वां पद। तो बच्चों देखो n बाई 2 प्लस 1वां पद क्या रहा, तो n 10 बटे 2 प्लस 1 प्लस का 10 बटे 2 और पूरे के बटे 2वां पद। तो समझो 5 एक छठवां पद प्लस का 2 भाग 2 5वां पद बटे 2, ये आपका बच्चों आंसर आएगा। समझो तो छठवां पद प्लस का 5वां पद, छठवां पद क्या है, छठवां पद 6 होगा, 5वां पद क्या होगा 5 होगा, बटे 2 6 5 11 बटे 2, 11 में 2 भाग दो 5.5 आंसर आएगा बेटा। देखो 5.5 चौथा सही है, चौथा देखो सही है। ये फार्मूला माध्यिका का आप लोगों को नोट कर लेना है। जब सम संख्याएं दी गई हो तो सबसे पहले संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में आप लोग लिखेंगे। लिखने के बाद अगर संख्या सम है तो फार्मूला लगा दो n बाई 2 प्लस 1 वहां पद और प्लस का n बाई 2 वहां पद बटे 2, इससे आपका आंसर निकल आएगा। समझ में आज यदि संख्या विषम कैसे, यदि संख्या कैसी हो विषम, यदि विषम तो बच्चों ये फार्मूला आप लोग नोट कर लेना। यदि संख्या विषम हो तो होगा आंसर फार्मूला होगा n प्लस 1 बाई 2वां पद। ध्यान से देख लो, ये दोनों फार्मूला आप लोग नोट कर लेंगे। परीक्षा में जरूर इनसे क्वेश्चन बनता है तो बनता है आप लोगों का। अब बहुत दिन परीक्षा के नहीं बचे, इसलिए आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। अनुसार लगाना बहुत ही अति आवश्यक है बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तो ऑप्शन वाले हुए हैं, आगे फिर क्वेश्चन नंबर 1 से फिर स्टार्ट करेंगे।
विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है बच्चों, चलो देखो अब इनको देख लो वीडियो, भी अभी बनाएंगे।